हेलो एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीपीसी का ऑर्डर यानी कि ऑर्डर वन, जिसमें बात की गई है पक्षकारों यानी कि वादों के पक्षकार। तो ये ऑर्डर वन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ऑर्डर वन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले रूल वन। ठीक है, तो हम ऑर्डर्स पढ़ने वाले हैं सीपीसी के। जो भी इंटरेस्टेड हो पढ़ने में तो पढ़ना स्टार्ट कर सकता है हमारे साथ साथ। हम ईजी तरह से समझेंगे हिंदी में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सीपीसी का पहला ऑर्डर है जिसमें बात की गई वादों के पक्षकार यानी कि जो सिविल सूट होगा उसमें कौन पक्षकार हो सकता है उसके बारे में ये बात कर रहा है। तो पहला रूल है, ऑर्डर वन है रूल वन। रूल वन कहता है कि वादियों के रूप में कौन ज्वाइन हो सकेगा। संयोजित मतलब होता है ज्वाइन होना, तो मतलब कि वादी जो सूट फाइल कर रहा है प्लेंटिफ, ठीक है, वादी के रूप में कौन ज्वाइन हो सकता है। तो वे सभी व्यक्ति वादी के रूप में ज्वाइन हो सकते हैं। कौन कौन? जहाँ पर एक ही कार्य किया गया हो, एक ही संव्यवहार यानी कि ट्रांजैक्शन किया गया हो, एक ही कार्य हो, संव्यवहार की कोई आमली हो यानी कि सीरीज़ हो एक तरह से उसके बारे में, या उससे पैदा होने वाला कोई रिलीफ हो। रिलीफ मतलब कि कोई अनुतोष आप मांगते हो, रिलीफ पाने का अधिकार उसमें संयुक्त यानी कि एक साथ हो, या फिर अलग अलग हो, या फिर अनुकल्प वैकल्पिक हो सकता है। वर्तमान होना अविकथित है। ठीक है, सेकंड वाला बाद में समझते हैं। सेकंड है, यदि ऐसे व्यक्ति पृथक पृथक वाद लाते यानी कि अलग अलग सूट फाइल करते तो उनके बीच में जो विधि का और तथ्य का प्रश्न जो पैदा होता वो सामान्य प्रश्न पैदा होता दोनों के बीच में। अब इसको समझते हैं इजी लैंग्वेज में। रूल वन कहता है, रूल वन, पक्षकारों को एक साथ यानी कि प्लेंटिफ के रूप में जोड़ा जा सकेगा अगर किसी मामले में कई लोग हैं। ठीक है, कोई मामला मैटर हुआ उसमें कई लोग हैं जो कि एक ही घटना से संबंधित हैं, एक ही लेन देन से संबंधित हैं, या फिर कई घटनाएं हैं और कई लेन देन हैं, उनकी एक सीरीज़ बनी हुई है, उसमें जुड़े हुए हैं कई लोग। ठीक है, उनके किसी अधिकार या फिर किसी रिलीफ की मांग कर रहे हैं सभी लोग। तो वे सभी लोग एक ही मुकदमे में, एक ही सूट में प्लेंटिफ के रूप में शामिल हो सकेंगे। इसके लिए दो शर्तें होंगी, और वो शर्तें क्या होंगी? वो कहता है कि उन सभी लोगों का दावा एक ही घटना, एक ही लेन देन से संबंधित होना चाहिए। ठीक है भाई, या फिर उनकी मांगी गई जो राहत है, रिलीफ है, वो एक साथ संयुक्त रूप से या फिर अलग अलग या फिर वैकल्पिक रूप से हो सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। अब हम चलते हैं बी में। अगर उन लोगों ने अलग अलग मुकदमे दायर किए होते तो उन सभी मामलों में कोई ना कोई ऐसा, जैसा कि कानूनी सवाल या फिर तथ्य का सवाल उठता। ये नहीं समझ में आएगा। अब हम चलते हैं सीधा एग्जाम्पल पे। ठीक, पूरा सेक्शन आपको जो रूल है ऑर्डर का वो क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक बिल्डर है, ठीक है, एक एग्जांपल बनाया है। मान लीजिए एक बिल्डर है, बिल्डर ने एक अपार्टमेंट प्रोजेक्ट में कई फ्लैट बेचे हैं, लेकिन फ्लैट खरीदने वाले को समय समय पर कब्जा पजेशन नहीं दिया गया, यानी कि समय पर किसी को पजेशन नहीं दिया गया जिस लोगों ने वो फ्लैट खरीदे थे। अब हर फ्लैट खरीदने वाला इस मुकदमे में अलग अलग मुकदमे दायर कर सकता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि उनका अनुबंध यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है अलग अलग हुआ है, लेकिन समस्या एक ही है भाई दोनों सभी लोगों की। बिल्डर ने समय पर फ्लैट नहीं दिया, ये सभी का कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, और बिल्डर एक ही है, अपार्टमेंट सभी लोगों ने खरीदे हैं, सभी लोगों का क्वेश्चन एक ही बनता है कि समय पर उन्हें पोजीशन नहीं दिया गया। अब रूल कहता है, रूल के तहत अगर सभी फ्लैट खरीदार एक साथ मिलकर मुकदमा दायर करते हैं तो क्या होगा? सभी का वाद एक ही घटना से संबंधित होगा, क्योंकि सभी लोग अगर एक साथ सूट फाइल करते हैं तो सभी का जो घटना है, सभी की घटना एक ही है, क्योंकि बिल्डर द्वारा समय पर फ्लैट का कब्जा नहीं दिया गया था। बी कहता है, अगर वे अलग अलग मुकदमा दायर करते हैं, मान लीजिए अलग अलग मुकदमा दायर करते हैं, सूट फाइल करते हैं, तो सभी को जैसा कि कानूनी सवाल उठता कि क्या बिल्डर ने अनुबंध का उल्लंघन किया है, ये क्वेश्चन उठता, कानूनी सवाल उठता सभी के बीच में, अलग अलग अगर सूट अलग अलग फाइल करते तो यहाँ पे वही बात कह रहा है कि सूट कई लोग हैं, एक अपार्टमेंट था, जो बिल्डर था उसने समय पे कब्जा सभी को नहीं दिया। अगर सभी लोग एक साथ सूट फाइल करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और अलग अलग करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अलग अलग के लिए यहाँ पे कहा गया है कि अलग अलग अगर फाइल करते हैं तो विधि का और जो तथ्य का प्रश्न है वो एक जैसा होता कि क्या बिल्डर ने अनुबंध का उल्लंघन किया है या नहीं किया। तो हमारा ये रूल क्लियर होता है कि कौन ज्वाइन हो सकता है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर करके चलनी है, ए और बी।
सभी लोग ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक बात याद रखना है कि एक ही ट्रांजेक्शन कई लोग हों या फिर उनका, और ये वाला एग्जांपल बिल्डर वाला ले लेना तो फट से आपको याद आ जाएगा कि आपने क्या समझा था। तो ये हमारा रूल 1 क्लियर होता है। हेलो एवरीबॉडी, तो हम आ चुके हैं ऑर्डर यानी कि ऑर्डर 1 का रूल 2। रूल 2 यानी कि ऑर्डर 1 का रूल 2 कहता है कि पृथक विचारण करने का आदेश करने की न्यायालय की शक्ति, यानी कि कोर्ट के पास पावर है कि वो एक आदेश दे सकता है जिसमें वो कह सकता है कि अलग अलग ट्रायल किया जाए। तो इसको समझने वाले हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। जहाँ न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि कई वादियों के किसी जॉइन होने से वाद की जो ट्रायल में उलझन हो सकती है या फिर विलम्ब हो सकता है, देरी हो सकती है, वहाँ न्यायालय वादियों के निर्वाचन करने को कह सकेगा। यानी कि वहाँ कोर्ट जो प्लेंटिफ हैं उनको कह सकता है कि आप निर्वाचन कर लो, इलेक्शन कर लो आपस में, या फिर अलग अलग विचारण करने का, या फिर ऐसा अन्य आदेश दे सकता है जैसा वह ठीक समझता है। तो ये हमारा रूल 2 था। अब इसको थोड़ा और ईजी समझते हैं कि न्यायालय अलग अलग मुकदमा चलाने की शक्ति का, न्यायालय की अलग अलग मुकदमे चलाने की शक्ति का मतलब यह है कि अगर किसी मामले में एक से ज़्यादा लोग यानी कि प्लेंटिफ हैं के रूप में शामिल हैं और न्यायालय को लगता है कि मुकदमे की प्रक्रिया में कोई रुकावट हो सकती है या फिर कोई देरी हो सकती है अगर सभी लोग ज्वाइन करते हैं तो न्यायालय के पास एक विकल्प होता है। न्यायालय के पास विकल्प के रूप में क्या है, सबसे पहले विकल्प लेते हैं हम कि वादियों को चुनाव करने के लिए कहने, वादियों से कह सकते हैं कि आप आपस में इलेक्शन कर लो, चुनाव कर लो। न्यायालय वादियों से कह सकता है कि वे तय कर लें कि कौन कौन से वादी इस मुकदमे में एक साथ आगे बढ़ाएंगे और कौन कौन से लोग अलग मुकदमा चलाएंगे। तो ये कोर्ट आपस में नहीं कर रहा, जबकि कोर्ट इलेक्शन डाल रहा है कि लोगों के लिए, वादियों के ऊपर, कि आप आपस में तय कर लो कि इस सूट में कौन कौन साथ चल रहा है और सूट अलग अलग फाइल कौन कौन करना चाहता है, तो आपस में आप लोग निपटा लो, बाद में बता दीजिएगा। सेकंड कहता है कि अलग अलग मुकदमे दायर करने का आदेश कोर्ट ये भी ऑर्डर कर सकता है अगर न्यायालय को ठीक लगता है कि एक ही मुकदमे में सभी वादी शामिल रखना ठीक नहीं होगा, तो वह सभी के लिए अलग अलग मुकदमे चलाने का आदेश दे सकता है कि सभी लोग भाई अब एक एक करके आओ। ठीक। थर्ड कहता है कि अन्य उचित आदेश, इसके अलावा अगर न्यायालय को कोई आदेश भी दे सकता है जो उस स्थिति यानी कि जो सिचुएशन होगी मैटर की उसमें उपयुक्त यानी कि ठीक लगता होगा, ताकि मुकदमे की सुनवाई जल्दी हो सके और सुचारू रूप से चलती रहे। तो ये हमारा रूल 2 जिसमें कहा गया है कि कोर्ट को यदि लगता है कि मैटर को देखकर कि एक साथ जोड़े जाते हैं तो इसमें मैटर में जड़ी उलझन हो सकती है, टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो उनको सेपरेट सूट फाइल करने के लिए कह सकता है कि भाई अलग अलग आ जाना। और ये भी कह सकता है कि अगर मैटर ठीक ठाक है कि एक में ज्वाइन हो सकते हैं तो उनको ही कह सकता है कि भाई आप अगर अलग अलग फाइल करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो इसी सूट में ज्वाइन हो जाइए। तो ये हमारा रूल 2 था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, बहुत ईजी था। हेलो एवरीवन, तो हम सीपीसी पढ़ रहे थे, सीपीसी में ऑर्डर पढ़ रहे थे, तो हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर चल रहा था, वो फर्स्ट ऑर्डर का ही हमारा थर्ड वाला रूल है, तीसरा रूल है, और बाकी हम क्लियर कर चुके हैं, नहीं देखा तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर थर्ड रूल में बात की गई है कि प्रतिवादी के रूप में कोई ज्वाइन हो सकता है। तो रूल 1 था, रूल 1 में बात की गई थी कि वादी के रूप में कोई ज्वाइन हो सकता है, उसका सेम टू सेम ये रूल 3 में, यानी कि ऑर्डर 1 का रूल 3 है, इसमें सेम टू सेम उसकी बात की गई कि प्रतिवादी के रूप में कौन ज्वाइन हो सकता है। एक रूल 1 में की वादी की बात की गई है और यहाँ रूल 3 में प्रतिवादी की बात की गई है कि प्रतिवादी के रूप में कौन ज्वाइन हो सकता है। तो ऑर्डर जो रूल 1 है वो पूरा सेम टू सेम कॉपी पेस्ट होना है, यहाँ पे कुछ नहीं है। हम इसको रूल 3 को पढ़ने से पहले एक एग्जांपल क्लियर करेंगे, इसलिए ये हमारा ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, इसलिए यहाँ भी हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधा एग्जांपल पे चलते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री में आग लगने से कई लोग घायल हो जाते हैं और प्रॉपर्टी जो है उसका नुकसान होता है। इस केसेस में क्या होता है, अगर फैक्ट्री मालिक और सुरक्षा अधिकारी और मशीनरी की कंपनियाँ सभी आग के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्री मालिक की भी जिम्मेदारी बन सकती है और जो सुरक्षा अधिकारी है, मशीनरी कंपनी हो सकती है और फैक्ट्री मालिक, तीनों लोगों को यहाँ पर उस केसेस में जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो सभी को एक ही मुकदमे में प्रतिवादी डिफेंडेंट के रूप में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग मुकदमे होते हैं। तो हर मामले में यह एक सेम सवाल उठता है कि किसकी गलती से ये आग लगी थी। तो यहाँ पे तीनों लोगों के ऊपर मुकदमा
अलग अलग फाइल करने से अच्छा है कि एक ही सूट में इनको तीनों को ले लें, यानी कि डिफेंडेंट को ले लें और सूट को आगे चलाया जा सकता है। तो यहाँ पर रूल 3 बात करता है कि प्रतिवादी के रूप में कॉइन जॉइन हो सकता है। वही सेम टू सेम है कि एक ही घटना हो, एक ही लेन देन और एक घटना की सीरीज़ हो, और या फिर अगर सेपरेट सूट फाइल करते हो तो उसमें जो तथ्य का प्रश्न और विधि का प्रश्न है वो एक समान सामान्य पैदा होंगे। तो वही रूल 1 का कॉपी पेस्ट है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस ये एग्जांपल याद रख लो तो ये रूल 3 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। तो ये है सीपीसी का ऑर्डर 1 का रूल 3A। इसमें बात की गई है कि जहाँ पर प्रतिवादियों के रूप में जो ज्वाइन होते हैं उससे क्या है, उलझन हो सकती है ट्रायल में और विचारण में विलम्ब हो सकता है, देरी हो सकती है। वहाँ पर कोर्ट क्या कर सकता है, एक सेपरेट पृथक विचारण करने का आदेश देने की यहाँ पर कोर्ट की पावर के बारे में बात करता है कि जहाँ पर न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादियों के संयोजन से यानी कि ज्वाइन होने के बाद में जो ट्रायल में उलझन हो सकती है या फिर विलम्ब देरी हो सकती है, तो वहाँ पर कोर्ट को ये पावर है कि वह एक सेपरेट ट्रायल का आदेश दे सकता है कि आप लोग अलग अलग सूट फाइल करिए, और या फिर अन्य ऐसा आदेश भी दे सकता है जो न्याय के लिए ज़रूरी होगा, जो न्याय करने के लिए उचित समझता है, वो कोर्ट आदेश यहाँ पे कर सकता है 3A। ये सेम टू सेम वैसा ही है जो रूल 2 में बात की गई थी कि सेपरेट सूट फाइल करने के लिए बोल सकता है वादी के केसेस में। यदि एक से ज़्यादा वादी होंगे तो वहाँ पे कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि आप अलग अलग सेपरेट सूट फाइल कर लो, क्योंकि यहाँ तो मैटर विलम्ब हो सकता है, देरी हो सकती है, या फिर जो केस है उसमें उलझनें आ सकती हैं। इसका एग्जाम्पल वही सेम टू सेम कि मान लीजिए एक ही मालिक में कई प्रतिवादी शामिल हैं और एक फैक्ट्री का मालिक, सुरक्षा अधिकारी और मशीनरी की मैन्युफैक्चरर जो ऑनर हैं, वो अगर सभी के खिलाफ एक ही मुकदमे में सुनवाई होने से मामला क्या है जो उलझन में हो सकता है या फिर उसमें लंबा खिंच सकता है, टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो उस केसेस में क्या है, कोर्ट को ये फैसला लेने की पावर है कि हर प्रतिवादी के खिलाफ अलग अलग मुकदमे चलाए जाएं। इससे क्या है, सुनवाई में देरी और कोई असुविधा नहीं होगी। इसलिए कोर्ट के पास पावर है कि वहाँ पे एक ऑर्डर कर सकता है कि आप सेपरेटली सूट फाइल करिए मालिक के खिलाफ और सुरक्षा अधिकारी के खिलाफ और मशीनरी निर्माता के खिलाफ, तीनों के खिलाफ एक सेपरेट सूट फाइल करिए, क्योंकि यहाँ पे विलम्ब हो सकता है या फिर देरी हो सकती है। तो उस केस में ये ऑर्डर कोर्ट निकाल सकता है। ठीक है, अगर न्यायालय को ठीक लगता है तो न्याय को समझीन जो कि उसको ठीक लगता है तो वही ऑर्डर पास कर सकती है। अदरवाइज़ तो वो वही ऑर्डर 3 में प्रतिवादी ग्रुप में कौन ज्वाइन हो सकता है, सभी को ज्वाइन करके उड़ा दो, भाई मैटर ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा रूल 3 क्लियर है 3A, जो कि 1976 में ऐड हुआ था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। सीपीसी ऑर्डर 1 रूल 4, इसमें बात की गई है कि न्यायालय संयुक्त पक्षकारों में से एक पक्षकार या फिर एक से अधिक के पक्ष में या फिर उनके अगेंस्ट में या फिर उनके फेवर में निर्णय दे सकता है। मतलब ये हुआ है कि एक ही सूट में कई वादी हैं और कई प्रतिवादी हैं। तो यहाँ पे बात की गई है कि यदि एक वादी के फेवर में मैटर बनता है तो उसके अगेंस्ट में निर्णय पास कर देगा, और यदि एक प्रतिवादी के अगेंस्ट में सूट बनता है तो उसके अगेंस्ट में जो जजमेंट कर देगा, निर्णय दे देगा। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सभी के पक्ष में निर्णय या सभी के अगेंस्ट में ही आए। तो अगर एक के पक्ष में बनता है तो एक के पक्ष में जो निर्णय जजमेंट दे दिया जाएगा, और अन्य के पक्ष में जो उसको किसी प्रकार की संशोधन करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका एग्जांपल सीधा है कि मान लीजिए एक मामला है जिसमें 3 वादी हैं और 2 प्रतिवादी हैं, और अगर न्यायालय को लगता है कि केवल पहले वादी को राहत यानी कि रिलीफ मिलना चाहिए और दूसरे वादियों को नहीं मिलना चाहिए, तो वह पहले वादी के पक्ष में निर्णय दे सकता है, जजमेंट दे सकता है। और दूसरी ओर यदि न्यायालय को लगता है कि केवल एक ही प्रतिवादी जिम्मेदार लग रहा है तो वह उस प्रतिवादी के खिलाफ अगेंस्ट में निर्णय दे सकता है। इस तरह न्यायालय को अलग अलग पक्षों के अगेंस्ट में या फिर अलग अलग पक्षों के फेवर में जजमेंट दे देने का पावर यहाँ पे दिया गया है रूल 4 में। ऑर्डर 1 का रूल 4 क्लियर डेफिनेशन कहती है कि न्यायालय संयुक्त पक्षकारों में से एक या फिर अधिक के पक्ष में जजमेंट दे सकता है, निर्णय दे सकता है। वादी की तरफ से बात की जाए तो यदि 3 वादी हैं, ठीक है, इसके फेवर में क्लियर होता है मैटर, तो इसके अगेंस्ट कर दिया जाए, इनके अगेंस्ट में नहीं होगा। और ऐसे ही प्रतिवादियों के फेवर में यदि 3 प्रतिवादी हैं और इसके अगेंस्ट में बनता है मैटर, तो इसके अगेंस्ट हो जाएगा, इनके अगेंस्ट नहीं होगा। तो जिसके फेवर में मैटर हो जाता है तो उसके लिए जो जजमेंट पास कर दिया जाएगा, और इसमें कुछ है नहीं रूल में, वही सेम टू सेम। ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं भाई क्या है मैटर।
कि न्यायालय को एक ही मुकदमे में विभिन्न पक्षों के लिए अलग अलग निर्णय दे सकता है। इसमें निम्न बातें शामिल की गई हैं। ये तो सेम टू सेम है वही जो बुक में लिखा है बैरक में, ठीक है। अगर किसी या फिर अधिक वादी प्लेंटिफ को राहत रिलीफ का हकदार पाया जाता है तो न्यायालय उसके लिए राहत निर्णय दे सकता है, उसके लिए एक रिलीफ का जजमेंट दे सकता है, और निर्णय बिना किसी संशोधन अमेंडमेंट के दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि कुछ वादी अपनी मांगों में सफल होते हैं तो उन्हें उचित राहत दी जा सकती है, ठीक है। सेकंड कहता है कि इसी तरह यदि किसी अधिक प्रतिवादियों ये या फिर एक या फिर अधिक प्रतिवादियों को उनकी जिम्मेदारियों के अनुसार दोषी पाया जाता है तो न्यायालय उनके खिलाफ निर्णय दे सकता है, तब भी बिना किसी संशोधन के। तो यहाँ पे वही बात है, जिसके अगेंस्ट मैटर बनता होगा उसके अगेंस्ट मैटर जजमेंट दे दिया जाएगा, और जिसके नहीं बनता होगा उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक। तो ये सेक्शन ऑर्डर 1 का रूल 4 जिसके बारे में बात करता था, यहाँ पे आसान भाषा में मैंने लिखा है, को रेड वाली लाइन पढ़ लो तो पूरा मैटर रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होगी। इसका पूरा मैटर पढ़ो कि एक ही मुकदमे में कई वादी और प्रतिवादी हैं तो न्यायालय को तय कर सकता है कि मैं कौन से वादी को राहत देनी चाहिए और कौन से प्रतिवादी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, उसके अगेंस्ट में निर्णय जजमेंट दे सकता है। तो ये हमारा रूल 4 क्लियर होता है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। ऑर्डर 1 का रूल 5 जिसमें बात की गई है कि दावा किए गए संपूर्ण रिलीफ यानी कि दावा किए गए पूरे रिलीफ में प्रतिवादी का हितबद्ध होना ज़रूरी नहीं है। मतलब कि जितना कि वादी के द्वारा जो सूट फाइल किया गया है उसमें जो उसने रिलीफ क्लेम किए हैं, ज़रूरी नहीं है पूरे रिलीफ में वादी का हितबद्ध होना ज़रूरी है। कोई एक रिलीफ में भी इसका इंटरेस्ट होगा तो कोई बात नहीं, तो भी चलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है सारे जितना इसने क्लेम किया है उतना में इसको प्रतिवादी को इंटरेस्टेड होना ज़रूरी है। तो इसको समझते हैं क्या कहता है कि यह ज़रूरी नहीं होगा कि हर प्रतिवादी अपने विरुद्ध किए गए वाद में संपूर्ण रिलीफ यानी कि दावा किए गए संपूर्ण रिलीफ में हितबद्ध हो। तो क्या मतलब है, इसको थोड़ा ईजी समझते हैं कि जब किसी प्रतिवादी के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया जाता है तो यह ज़रूरी नहीं होगा कि उस प्रतिवादी को सभी मांगी गई राहत यानी कि जितने भी रिलीफ वादी के द्वारा मांगे गए हैं सभी में हितबद्ध होना या फिर वह सभी राहतों में प्रभावित होना उसका लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कोई एक भी होगा तो चलेगा भाई, लेकिन ज़रूरी नहीं है जितना तुम मांग रहे हो उसमें सभी में हमारा कोई इंटरेस्ट हो या हमारे अगेंस्ट सारे भी हों, तो उसमें से कोई एक भी होगा तो चलेगा, ठीक है। नोट समझ लो थोड़ा ईजी में। इसका अर्थ यह है कि जब प्रतिवादी के खिलाफ कई अलग अलग राहतों का दावा किया जाता है, क्लेम किया गया है, तो उसे सभी राहतों के बारे में चिंतित और प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल समझो और इसका एक शॉर्ट फॉर्म, तो इस एग्जांपल से पूरा जो रूल है वो क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल क्या कहता है, मान लीजिए एक व्यापार में 2 साझेदार हैं, 2 पार्टनर हैं, ठीक है। एक पार्टनर दूसरे के ऊपर एक आरोप लगाता है कि वह अपने हिस्से में उसके हिस्से के लाभ का उचित विवरण नहीं कर रहा है और साथ ही कुछ संपत्तियों की वापसी की मांग भी करता है एक पार्टनर, और यदि दूसरे साझेदार पार्टनर का उस संपत्ति के बारे में कोई लेना देना नहीं है तो वह उसे पूरे मुद्दे पर परेशान होने की उसको ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन उसे उस लाभ का विवरण देना ज़रूरी है जिसमें उसका इंटरेस्ट है। यानी कि जो तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट होगा उसके लिए तुम जिम्मेदार होगे, और जो तुम्हारा उससे कोई लेना देना हो उसके लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जिस रेड वाला कलर से मैं जो लिखता हूँ भाई वो अगर तुम्हारा पूरा सेक्शन नहीं पढ़ना तो रेड वाले सेक्शन पढ़ के निकल सकते हो, ठीक है। और जब भी आप रिवीजन करो तो इसको 1.5x पे डाल के इसका रिवीजन कर सकते हो। अब मैं इसका एक एक करके नहीं पढ़ाने वाला हूँ, आगे पढ़ाऊँगा तो इसको एक वीडियो में पूरा कवर करूँगा, एक ऑर्डर पूरा एक वीडियो में, ठीक है। ऑर्डर 1 का रूल 6 समझने वाले हैं, इसमें हम रूल 6 और रूल 7 को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले रूल 6 को समझते हैं कि ऑर्डर 1 का है, ठीक है। याद रखना कि ऑर्डर 1 का रूल 6, ठीक है। तो इसमें बात की गई है कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट के ग्राउंड पे आप क्या कर रहे हो, दाई जितने भी पक्षकार हैं उनको ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो। तो रूल क्या बात कर रहा है कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट के ग्राउंड पे जितने भी दाई पक्षकार हैं उनको ज्वाइन कराना है, ठीक है। उसके बारे में बात की गई है। तो ये वाली पढ़ने से पहले हम इसको अपने लैंग्वेज में समझते हैं, फिर आपको ये वाली लाइन क्लियर जल्दी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे बात की गई है कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट के ग्राउंड पे आप क्या कर रहे हो, पक्षकारों को ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। यदि किन्हीं संविदा के तहत एक से अधिक व्यक्ति या फिर अलग अलग रूप से या फिर संयुक्त रूप से एक साथ उत्तरदायित्व यानी कि लायबल हैं, जिम्मेदार हैं, तो वादी क्या कर सकता है, अपनी पसंद पर उन सभी व्यक्तियों को एक ही मुकदमे में जोड़ सकता है,
क्या मतलब हुआ? मतलब कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसमें से जो पार्टी हैं वो अलग अलग या फिर एक साथ, अलग अलग भी दायी हैं, जिम्मेदार हैं, और एक साथ भी दायी हो सकती हैं। तो वादी क्या कर सकता है? अपनी पसंद पर उन सभी लोगों को एक ही सूट में ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। अब आगे इसके नियम और हैं। इसमें बात की गई है कि वादी यह चुन सकता है कि वह अनुबंध के तहत सभी पक्षकारों को शामिल करे या फिर उनमें से किसी एक या कुछ को शामिल करे। यानी कि यहाँ पर वादी के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो सभी को ज्वाइन कर ले या फिर किसी एक को ज्वाइन कर ले, ठीक है। सेकंड कहता है कि इनमें से बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज और हुंडी और प्रोमिसरी नोट के पक्षकार भी इसके अंतर्गत शामिल होंगे। अब इसका एग्जांपल समझते हैं, फिर और जल्दी समझ में आएगा। कि मान लीजिए एक कंपनी ने बिल ऑफ एक्सचेंज जारी किया, ठीक है, जिसमें से 3 साझेदार यानी कि पार्टनर थे। अगर कंपनी उन सभी पर एक साथ दावा करना चाहती है तो वह उन सभी को एक ही मुकदमे में जोड़ सकती है। इससे न्यायालय को प्रक्रिया सरल हो जाती है और सभी पक्षों के खिलाफ एक साथ सुनवाई की जा सकती है। तो ये एग्जाम्पल आपको लिख लेना है अगर नहीं समझ में आए। अब इसको समझते हैं, ठीक है। वादी है, वादी किसी भी संविदा के आधार पर पृथकता या फिर संयुक्त तो एक साथ, ठीक है, पृथकता दायी सभी या फिर पृथकता यानी कि अलग अलग किन्हीं व्यक्तियों को जिनके अंतर्गत विनिमय पत्रों, हुंडियों, विनिमय और वचन पत्रों के पक्षकार भी शामिल हैं, एक ही सूट में पक्षकारों के तौर पर विकल्प के अनुसार संयोजित किए जा सकेंगे। यहाँ पे वादी के पास विकल्प है कि वो चाहे तो सभी को ले ले एक ही सूट में या फिर किसी एक को ले सकता है। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल ले लेना। और थोड़ा जल्दी पढ़ना है तो भाई शॉर्ट्स पढ़ लेना अपना रेड कलर से। कि इसका अर्थ यह है कि एक ही अनुबंध में कई लोग शामिल हैं जो एक अनुबंध के तहत जिम्मेदार हैं, तो वादी उन सभी को एक मुकदमे में शामिल कर सकता है या फिर अलग अलग भी कर सकता है, ठीक है। अब चलते हैं रूल 7। रूल 7 में बात की गई है जब वादी को यह संदेह है कि किससे हमें रिलीफ मांगना चाहिए। यानी कि रूल 7 कहता है कि वादी को ये संदेह है, उसको नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं किससे रिलीफ की मांग करूं। कई लोग हैं लेकिन किससे रिलीफ की मांग करूं उसको समझ नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। तो अब इसको समझने से पहले हम इसका अपना ईजी लैंग्वेज समझते हैं। यदि किसी वादी को यह निश्चित नहीं है, यानी कि उसको फाइनल पता ही नहीं है कि किससे रिलीफ मांगना है, वह किस व्यक्ति से अपनी राहत यानी कि रिलीफ की मांग करे, तो वह क्या कर सकता है, 2 या 2 से अधिक जितने को उसको पर डाउट लग रहा है कि ये लोग जिम्मेदार हो सकते हैं, ये लोग जिम्मेदार हो सकते हैं, उनमें से 2 या 2 से अधिक जितने भी व्यक्ति हो सकते हैं डिफेंडेंट को, उनमें डिफेंडेंट एक ही मुकदमे में उनको जोड़ सकता है डिफेंडेंट के रूप में। यदि उसको डाउट लग रहा है कि ये व्यक्ति भी दायी है और ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, लेकिन कन्फर्म कौन है ये मेरे को नहीं पता, तो वहाँ पर वो सभी को पार्टी बना सकता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए एक ग्राहक है, ठीक है, उसने एक इलेक्ट्रॉनिक टीवी खरीदा है, लेकिन टीवी में कोई ख़राबी आ जाती है मान लीजिए, और ग्राहक को यह नहीं पता है, यानी कि जो कस्टमर है उसको ये नहीं पता है कि जो गलती है, दोष है, वो किसके कारण हुआ है। तो यहाँ पे निर्माता की गलती है या फिर स्टोर वालों की गलती है। तो इस स्थिति में ग्राहक को निर्माता कंपनी को या फिर स्टोर के खिलाफ मुकदमा एक ही मुकदमे में यानी कि एक ही सूट में वो दोनों को पार्टी बना सकता है। न्यायालय यह तय करेगा कि कौन जिम्मेदार है, यानी कि अब हमने दोनों को पार्टी बना दी, अब न्यायालय अपने आप तय करता रहेगा कि कौन जिम्मेदार है, कि यानी कि मैन्युफैक्चर कंपनी जिम्मेदार है या फिर स्टोर वाला जिम्मेदार है। तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा बाद में, और कौन जिम्मेदार है और किस हद तक जिम्मेदार है ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ये हमें इसमें लफड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सबको पार्टी बना देना, कोर्ट तय कर लेगा लास्ट में, ठीक है। इनसे सभी पक्षों के बीच मामला स्पष्ट हो जाएगा, ठीक। अब समझते हैं, जहाँ वादी को यह संदेह है कि भाई कौन व्यक्ति, कि वह किस व्यक्ति को कौन है जिससे वह प्रतितोष यानी कि रिलीफ अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है, किससे मांग सकता है, वहाँ पर वो 2 या 2 से अधिक प्रतिवादियों को एक ही यानी कि इसलिए संयोजित कर सकेगा, ज्वाइन कर सकेगा कि सभी पक्षकारों के बीच यह प्रश्न, कौन सा प्रश्न, यह प्रश्न के बारे में अवधारण यानी कि तय अवधारण किया जा सके कि प्रतिवादियों में से कौन और किस हद तक जिम्मेदार है। यानी कि जितने भी पार्टी, जैसे कि स्टोर हो गया और जो निर्माता कंपनी होगी, दोनों को पार्टी बनाओ आप, ठीक है। बाद में कोर्ट डिसाइड करता रहेगा कौन जिम्मेदार है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ यही याद रखना है कि जब वादी को यह संदेह लगता है कि भाई मेरे सूट में 2-3 लोग जिम्मेदार लग रहे हैं, लेकिन फाइनली कौन जिम्मेदार है उसको मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप क्या करो, सीधे दोनों को पार्टी बनाओ और फाइनल फिर क्या करेगा, कोर्ट अपने आप डिसाइड कर लेगा कि भाई मैन्युफैक्चर कंपनी जिम्मेदार है या फिर स्टोर वाला जिम्मेदार है,
तो ये एग्जांपल लिख लेना। तो इस हमारा रूल 7 भी क्लियर हो जाएगा। वाले हैं रूल 8 यानी कि ऑर्डर 1 का रूल 8, जिसमें बात की गई है कि एक ही हित में सभी व्यक्तियों की ओर से एक व्यक्ति के द्वारा बाद लाया जा सकेगा। यानी कि एक ही हित में, यानी कि कई लोग हैं, उनका इंटरेस्ट एक जैसा है, समान है, उनके द्वारा एक व्यक्ति बाद ला सकेगा उन सभी के लिए, और सभी के लिए, और डिफेंस भी ले सकता है एक व्यक्ति। तो इस ऑर्डर के रूल 1 को, सॉरी ऑर्डर 1 के रूल 8 को हम समझते हैं। ठीक है, तो ये इजी वाला है। ठीक है, ऊपर वाला पढ़ते जाएंगे साथ में, तो इजी समझते हैं। एक व्यक्ति की ओर से समान हित, यानी कि कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, उनका सभी लोगों का इंटरेस्ट, जो मैटर है, कोर्ट का मैटर है, उसमें सभी का इंटरेस्ट क्या है, सेम है, समान है। ठीक है, तो उनमें से कोई एक व्यक्ति भी सूट ला सकता है तो चल जाएगा। अब इसको समझते हैं क्या है कि एक ही व्यक्ति की ओर से समान हित का मुकदमा दायर किया जा सकता है या फिर उनका डिफेंस भी लिया जा सकता है। रूल 1 और रूल 8 का सब रूल 1 है, जिसमें बात की गई है जब एक ही मुकदमे में कई लोग हैं, यानी कि क्या है, एक सूट फाइल किया, उसमें कई लोग शामिल हैं और उनका सभी का इंटरेस्ट समान है। अब समझते हैं, ऐसे में एक या फिर अधिक व्यक्ति न्यायालय की अनुमति से, न्यायालय की सहमति प्राप्त करके सभी के हितों में मुकदमा दायर करने या उनका बचाव करने की अनुमति होती है, ले सकता है अनुमति। मतलब क्या हुआ, कई लोग हैं तो सभी लोग परेशान ना हो, इसलिए वो बोल देता है कि मैं सूट फाइल कर लेता हूँ और तुम्हारे बिहाफ पे सभी के लिए मैं सूट लड़ूंगा, केस लड़ूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट से अनुमति मिल जाती है तो वो सभी के बिहाफ पे काम करेगा। अब बी वाला कहता है कि न्यायालय यह आदेश भी दे सकता है कि एक व्यक्ति या फिर अधिक व्यक्ति के लिए मुकदमा दायर करे या उनका बचाव करे। जरूरी नहीं एक ही हो, 2 लोग को बोल सकता है, जितने लोग परमिशन मांगे उनको भी बोल सकता है। ठीक है, ये हमारा 1 क्लियर होता है। इसमें क्या कहता है, इसको समझ लेते हैं। जहाँ एक ही बाद में एक ही हित रखने वाले बहुत से व्यक्ति हैं, वहाँ पे क्या है, इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों की ओर से उनके फ़ायदे के लिए न्यायालय की अनुमति से ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति या फिर अधिक व्यक्ति वाद ला सकेंगे, न्यायालय की अनुमति से, इतना याद रखना, और उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा या ऐसे बाद में डिफेंस ले सकेंगे। ठीक है, अब मैटर तो समझ में आ गया होगा कि कई लोग हैं और एक ही मैटर है, एक ही सूट फाइल कर रहे हैं और उसमें एक व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है सभी लोगों को। तो इसका पूरा सेक्शन क्लियर हो जाएगा जब हम इसका एग्जांपल समझते हैं। उसके बाद है आपका जो, सॉरी सेक्शन नहीं है, रूल आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब रूल कहता है, मान लीजिए एक कंपनी है, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट था, पूरा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कंपनी ने सामूहिक अनुबंध का ब्रीच कर दिया है, यानी कि उसमें पार्टी बहुत सारे लोग थे और कई श्रमिकों का हित समान है, यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं और कंपनी है, दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने ब्रीच कर दिया। अब इसमें से क्या है, उनमें से एक श्रमिक जो काम करने वाला है, न्यायालय की अनुमति लेकर सभी श्रमिकों की ओर से, क्योंकि ब्रीच किया है तो जितने भी काम करने वाले लोग होंगे सभी के लिए हित समान होगा, इनकी इंटरेस्ट सभी का समान होगा उसमें मैटर में। तो उसमें से एक जो काम करने वाला व्यक्ति न्यायालय की अनुमति से सभी श्रमिकों की ओर से मुकदमा दायर कर सकता है। और इसके अलावा यदि कोई अन्य श्रमिक, कोई और भी है, एम्प्लॉय है, भाग लेना चाहता है तो वह न्यायालय में ऐसा आवेदन कर सकता है कि भाई मैं भी पार्टी बनना चाहता हूँ। पार्टी तो वैसे सभी होंगे, सभी के ऊपर बाइंडिंग होगा जो जजमेंट आएगा, लेकिन कोई और भी उसमें रिप्रेजेंट होना चाहता है कि इसमें कि मैं भी जाऊँगा डेली, तो वो भी उसमें आवेदन दे के ज्वाइन हो सकता है। और न्यायालय का निर्णय सभी व्यक्तियों, यानी कि जो जितने भी एम्प्लॉय होंगे सभी के लिए बाध्यकारी होगा, और चाहे मुकदमे में भाग लिया हो या फिर नहीं लिया हो। ठीक है, जितने भी इंटरेस्टेड होंगे पार्टी में, उसमें हित जिनका समान होगा, वो सभी व्यक्तियों के लिए वो बाध्यकारी होगा जजमेंट। अब समझते हैं भाई रूल 8। ठीक है, पहला तो क्लियर हो गया। सेकंड कहता है कि नोटिस देने की ज़रूरत, यानी कि जब न्यायालय एक में अनुमति देता है, जब इसमें एक पार्टी ने क्या किया, कई लोगों की तरफ से एक ज्वाइन हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर उसने कोर्ट ने अनुमति भी दे दी उसको, तो वादी के खर्च पर, यानी कि जो वादी है उसके खर्च पर न्यायालय सभी संबंधित व्यक्तियों को, यानी कि कई लोग थे, एम्प्लॉय तो बहुत सारे थे, लेकिन कोर्ट एक बंदा पहुंचा था, तो एक बंदे के खर्चों पर न्यायालय क्या है, सभी जितने भी पार्टी होंगी, यानी कि जो इंटरेस्टेड एम्प्लॉय होंगे, बाकी लोग भी हैं, उनको सूचना देगा
यह सूचना व्यक्तिगत सेवा के द्वारा दी जा सकती है, यानी कि पर्सनली सबको दी जाएगी। और यदि संख्या अधिक है, एम्प्लॉय ज़्यादा हैं, किसी अन्य कारण से व्यक्तिगत सेवा यानी कि पर्सनली देना संभव नहीं है, तो वह सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से दी जाएगी, न्यूज़पेपर वगैरह में। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर होता है कि जब कई ज़्यादा लोग हैं और कोई एक बंदा सूट फाइल कर रहा है, ठीक है, तो उसके खर्चों पे न्यायालय क्या है, बाकी लोगों को भी एक नोटिस देगा कि भाई ऐसा ऐसा मैटर चल रहा है, आप ज्वाइन होना चाहते हो तो आ जाइए। ठीक है, ये नोटिस दे दिया। थर्ड कहता है मुकदमे में भाग लेने की अनुमति। मान लीजिए कोई रह गया, न्यूज़ का विज्ञापन पढ़ के आ गया, जो व्यक्ति किसी मुकदमे में मुकदमा दायर करता है यानी कि डिफेंस लेता है, वह न्यायालय से अनुरोध कर सकता है कि भाई मुझे भी उस मुकदमे में पार्टी बनाया जाए। ठीक है, जो रह गया वो पार्टी बन जाएगा, और जो जो रह गया तो उसको नोटिस भी दिया जाएगा, अगर वो आना चाहता है तो ज्वाइन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति सभी के लिए ब्याह पे सूट फाइल करता है। अब चलते 4 में। सब रूल 4 है जो कहता है दावे को छोड़ना या फिर मुकदमा खारिज करना। ऐसे किसी मुकदमे में कोई दावा नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसा कोई सूट फाइल किया जा सकता है तो उसमें कोई भी दावा छोड़ा नहीं जाएगा, ना ही कोई मुकदमा खारिज किया जा सकता है जब तक कि न्यायालय ने सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना न दे दी हो। मतलब समझते हैं। चौथा है ऑर्डर 23 का रूल 1 का सब रूल 1। ठीक है, उसमें क्या है, किसी भाग का परित्याग करना चाहता है वादी कि मैं इस भाग को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, और रूल 1 का उपनियम 3, अब इसमें विड्रॉल कर रहा है, ऐसे पूरा सूट ही विड्रॉल कर रहा है, वाद का प्रत्याहार नहीं किया जाएगा। ठीक है, रूल 3 कहता है ऐसे बाद में करार कोई है, समझौता है या फिर तुष्टि है, अविलिखित नहीं की जाएगी जब तक कि न्यायालय ऐसे सभी हितबद्ध व्यक्तियों को उस धारा 2 में जो नोटिस दिया गया था, ये वाला नोटिस धारा 2 में विर्दिष्ट शीर्षक से सूचना नहीं दे देगा सभी व्यक्तियों को। भाई तुम सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो तुम अगर सूट विड्रॉल भी करते हो या फिर कोई भाग छोड़ते भी हो, 4 का क्या ये है, कोई भाग छोड़ते भी हो तो सभी को बताओगे कि भाई हम ये छोड़ दें कि नहीं छोड़ें, या फिर विड्रॉल भी सूट विड्रॉल कर रहे हो तो सभी पार्टियों को बताओगे पहले, उसके बाद विड्रॉल किया जाएगा। ठीक है, तो सभी को नोटिस दिया जाएगा, इतना याद रखना। ठीक है, 5वां है अन्य व्यक्ति की नियुक्ति। क्या मतलब है, यदि कोई व्यक्ति मुकदमे में मेहनत नहीं करता है यानी कि सही से तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, कोई पार्टी है वो सूट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है ठीक से, तो वहाँ पर न्यायालय उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, पार्टी बना सकता है जो कि समानित रखता होगा। क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉई हैं कंपनी के, जो केसेस था एक बंदा गया कोर्ट में लेकिन वो सही से नहीं लड़ रहा केस, मैटर मज़ा नहीं आ रहा, तो वो किसी और को भी पार्टी बना सकता है, तुम भाई रिप्रेजेंट करो। ठीक है, अब आता है 6 निर्णय की बाध्यता। जो जजमेंट आएगा वो भाई किस प्रकार का होगा। इस नियम के तहत पारित किया गया निर्णय जजमेंट जो होगा सभी व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगा, जितने भी एम्प्लॉय होंगे कंपनी के सभी व्यक्तियों पर बाइंडिंग होगा, सभी व्यक्तियों पर लागू होगा जिनकी ओर से मुकदमा दायर किया गया है या फिर जिनके लाभ के लिए मुकदमा दायर किया गया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि इस नियम के तहत यह ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों ने मुकदमा दायर किया है या जिनके खिलाफ मुकदमा दायर किया है उनके पास समान कारण हो, समान हित होना पर्याप्त है। ठीक, एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिया है कि कंपनी है, उसके एम्प्लॉय हैं, श्रमिक हैं, कंपनी वॉयलेशन कर देती है शर्तों का, और सभी जो श्रमिक हैं, जितने सभी वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, तो इतने लोग सभी लोग सूट फाइल ना करने के बजाय एक बंदा कोर्ट फाइल कर सकता है। सभी के जो जजमेंट आएगा वो सभी जो कर्मचारी हैं सभी कर्मचारियों पर वो बाइंडिंग होगा, सभी जिम्मेदार होंगे। तो इस सभी लोगों की बिहाफ पे ये सेक्शन बनाया गया है, रूल बनाया गया है कि एक ही हित हो, सभी व्यक्तियों का एक ही हित है, तो वहाँ पे कोई एक व्यक्ति वाद ला सकेगा या फिर डिफेंस भी ले सकता है यदि प्रतिवादी का केस है तो। ठीक है, तो ये हमारा रूल 8 क्लियर होता है। कोई डाउट वही इसमें होता है तो आप पूछ सकते हो, वैसे डाउट नहीं होना चाहिए भाई, बहुत इजी था। ठीक है, और ये वाला थोड़ा पढ़ लेना क्योंकि यहाँ पे आपको ऑर्डर 23 पढ़ना है, इसमें रूल 1 वगैरह, रूल 3 इसका सब रूल, तो ये सारे अब एक बार रूल 3 ऑर्डर 3 देख लेना। तो यहाँ पे क्योंकि विड्रॉल वगैरह केस का मैटर दिया है तो वो देखोगे तो आपका कि वाकई क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सीपीसी का ऑर्डर 1 का रूल 8A, ठीक है, 8 और एक 9 दोनों हम क्लियर करेंगे।
ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है वीडियो में, इसलिए हम ज़्यादा कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए 8A चलते हैं। ठीक है, इसमें बात की गई है कि न्यायालय की कार्यवाही में राय देने के लिए या फिर भाग लेने के लिए किसी अन्य व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के निकाय को अलाउ करने की शक्ति, यानी कि कोर्ट को एक पावर दी गई है कि कोई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, उसके बारे में राय देनी है या कोई भाग लेना है, ऐसे व्यक्ति को या व्यक्तियों के निकाय को अलाउ कर सकता है कोर्ट। तो समझते हैं कि ये मैटर क्या कह रहा है। ठीक है, इसको समझने से पहले अपन ईजी में समझते हैं अपना लैंग्वेज। ठीक है, सीपीसी का ऑर्डर 1 रूल 8A। ठीक है, पिछला अगर आपने ऑर्डर नहीं देखा है तो आप रूल्स देख सकते हो पिछले। अभी हम 8A पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर न्यायालय की कार्रवाई में राय देने के लिए या फिर भाग लेने के लिए किसी व्यक्तियों को, ठीक है, या फिर व्यक्तियों के निकाह को अलाउ कर सकती है कौन? कोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुकदमे की सुनवाई के दौरान, जैसे ही ट्रायल चल रहा हो, ट्रायल के बीच में अगर न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति है या फिर व्यक्तियों का कोई समूह है ऐसे विधि के प्रश्न पर इंटरेस्ट रखता है, इच्छुक है, जो मुकदमे में सीधे तौर पे यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से शामिल हैं, और यह विधि के प्रश्न लोकहित में उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपनी राय प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिए, तो उस केसेस में क्या कर सकता है? न्यायालय ऐसी अनुज्ञा दे सकता है, अनुमति दे सकता है उन्हें शामिल होने के लिए, भाग लेने के लिए, अपनी राय देने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर बात करेंगे, बाद में समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक शिक्षा के ऊपर कोई मैटर चल रहा है कोर्ट में। ठीक है, शिक्षा के अधिकार के ऊपर से संबंधित है, और इस मुद्दे पर किसी सामाजिक संगठन की कोई विशेष रुचि रखता है। कोई सामाजिक संगठन है वो इस मैटर पे, किसमें? शिक्षा के मैटर में बहुत ज़्यादा रुचि रखता है। ठीक है, कहाँ गया? रुचि रखता है। तो न्यायालय इस संगठन को मुकदमे में अपनी राय प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है कि भाई तुम कुछ भी कहना चाहते हो तो इस मैटर में कुछ कह सकते हो, न्यायालय अगर चाहता है तो। ठीक है, संगठन के निर्देश के अनुसार मुकदमे में कार्रवाई में भाग ले सकता है। न्यायालय जैसे निर्देश जारी करेगा उस अनुसार वो को जो कार्रवाई है उसमें भाग ले सकता है, वो अपनी जो राय वगैरह प्रस्तुत करना चाहता है तो वो भी दे सकता है। अब आप लोगों को अगर इजी लैंग्वेज में पूरा शॉर्ट पढ़ना हो तो आप ये वाला रेड कलर से पढ़ लिया करो, अगर आपको पूरा नहीं देखना है रूल वगैरह। ठीक है, और ये एग्जांपल है। तो ये हमारा ये रूल 8A क्लियर होता है कि भाई अगर कोई सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है या फिर कोई विधि के ऊपर प्रश्न है और जनता के हित में ऐसा ज़रूरी है, और इस विषय पे कोई सब्जेक्ट मैटर पे कोई इंटरेस्ट रखता है, कौन सा? कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर व्यक्तियों का कोई निकाह होता है, संगठन हो सकता है, वो इसमें इंटरेस्टेड है शिक्षा के मैटर में, या कोई भी ऐसा मैटर हो सकता है जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए हो, तो उस मैटर में अपनी राय देने के लिए ऐसे व्यक्तियों को अलाउ कर सकता है कोर्ट 8A में। ठीक है, ये ऑर्डर पढ़ना चाहते हैं तो ये भी पढ़ लेते हैं भाई। यदि किसी बात के किसी विचारण के समय, ठीक है, ट्रायल चल रहा है, ट्रायल के समय न्यायालय यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति है या फिर व्यक्तियों का कोई निकाह है किसी ऐसे विधि के प्रश्न में हितवद्ध है जो बाद में प्रत्यक्ष डायरेक्ट हो या फिर सारतः विवाद है, और ऐसे व्यक्ति को या फिर व्यक्तियों के निकाह को उस विधि के प्रश्न पर अपनी राय देने के लिए अलाउ करना लोकहित में आवश्यक है, यानी कि जनता के हित में ऐसा अलाउ अगर उसको कर दिया, उसने अपनी राय दी हो तो जनता के हित में ज़रूरी है। तो उस केसेस में ऐसे व्यक्ति को या व्यक्तियों के निकाह को ऐसी राय देने के लिए, अपनी कार्रवाई में भाग लेने के लिए, दो चीज़ों के लिए, राय देने के लिए या फिर कार्रवाई में भाग लेने के लिए अलाउ कर सकेगा। ठीक, ये था हमारा 8A। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ तक अब डाउट हो तो पूछ लेना, डाउट हो गई नहीं भाई, एग्जाम्पल दिया है और ईजी में दिखा है, और ये अपने ईजी लैंग्वेज में बता ही दिया है, और बाकी वर्ड तो आपको पता ही होगा, निकाय वगैरह व्यक्ति हैं, ठीक है, राय वगैरह प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं 8A में। इसमें बात की गई है कि मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर कौन होते हैं भाई, इनके बारे में। तो रूल 8 के बाद हम आ रहे हैं रूल 9 में, यानी कि ऑर्डर बनकर रूल 9, जिसमें बात की गई है मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर। मिस जॉइंडर कौन? यानी कि गलत पक्षकार। नॉन जॉइंडर कौन? यानी कि आवश्यक पक्षकार। ठीक है, गलत पक्षकार और आवश्यक पक्षों को शामिल ना करने के बारे में कोई प्रोविज़न है अपने वाले। ठीक है, किसी मुकदमे को केवल इस आधार पर खारिज नहीं कर सकते, यानी कि कोई मैटर कोर्ट में चल रहा है उसको इस ग्राउंड पे आप खारिज नहीं कर सकते कि उसमें जो पक्षकार हैं वो गलत पक्षकार को शामिल कर लिया है आपने, यानी कि मिस जॉइंडर को शामिल कर लिया है कि कोर्ट केस में, तो इस आधार पे आप कोर्ट केस को खारिज नहीं करोगे, सीधी बात, पहली बात। सेकंड है, कुछ आवश्यक पक्षों को शामिल नहीं किया गया भाई, नॉन जॉइंडर आवश्यक पक्ष थे उनको शामिल नहीं किया है तुमने, या फिर गलत पक्षकार शामिल हो गए हैं, तो इन दोनों के आधार पे कोई भी सूट है जो खारिज नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
न्यायालय मुकदमे में शामिल विवाद को उन विषयों के अधिकारों और हितों के आधार पर निपटा सकता है, अधिकारों और हितों के आधार पर निपटा सकता है जो उनके हैं मैटर में, जो वास्तव में उस मुकदमे में हैं। हालांकि यह नियम आवश्यक पक्षों के, अब ये थोड़ा प्रोवाइजो है हमारा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना कि यह नियम आवश्यक पक्ष यानी कि जो कौन सा नॉन जेंडर आवश्यक पक्षकार के शामिल ना होने से, यानी कि कोई आवश्यक पक्षकार था ना शामिल होने पर लागू नहीं होगा। यानी कि ये जो रूल है किस पे लागू नहीं होगा, इस पे, अगर आवश्यक व्यक्ति ही छूट गया भाई मैटर में, ठीक है। मतलब अगर मुकदमे में ऐसा आवश्यक पक्ष शामिल नहीं है जो अनिवार्य रूप से उस मैटर में शामिल होना चाहिए था, तो यह नियम उस स्थिति में लागू होगा ही नहीं। यानी कि बात ही मैटर की नहीं होगी भाई, और रूल 9 लागू ही नहीं होगा उस मैटर में अगर आवश्यक पक्षकार ही छोड़ दिया तुमने। अब आवश्यक पक्षकार कौन, वो हम बताएंगे अभी, इसमें चलते हैं। लागू ही नहीं होगा, ठीक है। यानी मुकदमे में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, जब तक वो आवश्यक पक्षकार शामिल नहीं हो जाएगा तब तक वो मैटर आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो आवश्यक पक्षकार है भाई, तुमने उसी को छोड़ दिया। अब एग्जाम्पल समझते हैं, सीधा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक संपत्ति का कोई विवाद है, कुछ लोगों को गलती से मुकदमे में शामिल कर लिया है या कुछ लोगों को छोड़ दिया है, तो इस मुकदमे को खारिज नहीं होगा यह मुकदमा, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था भाई कि ये खारिज हो ही नहीं सकता। मिस जेंडर नो जेंडर के आधार पर तुम कोई भी सूट वगैरह को खारिज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर उस संपत्ति के मालिक, अब संपत्ति के मालिक की बात हो रही है, को ही मुकदमे में शामिल नहीं किया गया है, तो मुकदमे को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक कि आवश्यक पक्षकार जरूरी व्यक्ति जो है उसको शामिल न कर लिया जाए। खारिज नहीं होगा लेकिन आगे भी नहीं बढ़ेगा। इतना याद रखना कि जब भी कोई आवश्यक पक्षकार केस में, जो कि जिस मैटर के ऊपर केस है, प्रॉपर्टी का यहाँ पे संपत्ति विवाद है, ठीक है, तुमने उसके मालिक को ही पार्टी नहीं बनाया और मैटर बढ़ा रहे हो आगे, तो उस मैटर में को आगे नहीं बढ़ाया जाए। खारिज नहीं होगा लेकिन मैटर आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है, जब तक तुम उसको पार्टी नहीं बनाओगे, ठीक है। तो ये था भाई नॉन जेंडर और मिस जेंडर का कॉन्सेप्ट, समझ लीजिए, ठीक है। कौन होते हैं मिस जेंडर, गलत पक्षकार, जिसको कुसंयोजन भी कहा जाता है, और असंयोजन मतलब कि नॉन जेंडर, आवश्यक पक्षकार, ठीक है। अगर दोनों की वजह से कोई भी मैटर खारिज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये हमारा प्रोवाइजो है कि लेकिन आवश्यक पक्ष अगर छूट जाता है तो मैटर आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि उसको पार्टी नहीं बना लिया जाता, ठीक है। तो ये हमारा रूल 9 और रूल 8A दोनों क्लियर होते हैं ऑर्डर 1 के। आज हम बात करने वाले हैं सीपीसी का ऑर्डर 1 रूल 10, जिसमें बात की गई है कि यदि कोई सूट फाइल किया गया हो, सिविल का कोई सूट फाइल किया और उसमें कोई गलत वादी जुड़ जाता है या प्रतिवादी छूट जाता है, तो उन लोगों को कैसे पार्टी बनाया जाएगा, और अगर गलत बन गया है तो उनको कैसे हटाया जाएगा, तो उसके बारे में ये रूल है, रूल 10। तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो पढ़ने में तो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि गलतवादी के नाम से वाद, रूल 10 कहता है ऑर्डर 1 का कि गलतवादी के नाम से वाद, ठीक है। अब इसको आप खुद पढ़ लेना, मैं इजी समझाऊंगा, आप साथ साथ में अपना BRET लेके बैठ जाइएगा और इनको मैच करते हुए पढ़ते जाना। मैं इजी टाइप का पढ़ता हूँ क्योंकि डबल पढ़ाऊँगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो रूल 10, अगर वादी गलत वादी के नाम से मुकदमा दायर हो जाता है तो क्या होगा, ठीक है। सब रूल बने हैं। गलत वादी के नाम से मुकदमा दायर होने पर क्या होगा कि अगर मुकदमा गलत वादी के नाम से वादी प्लेंट के रूप में, यानी कि वादी प्लेंटिव के रूप में बात दायर किया गया है, या यह संदेह है कि क्या सही व्यक्ति के नाम से मुकदमा दायर हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो न्यायालय मामले के किसी भी स्टेज पर, यानी कि जो भी प्रोसीडिंग चल रही है उसके किसी भी स्टेज पर अगर उसे यह लगता है कि गुड फेथ से की गई गलती, यानी कि जो भी गलती हुई है, कोई गलती मिस्टेक से छूट गया है बाई चांस या फिर गलती से जुड़ गया है, तो उसको बोनाफाइड तरीके से वो की गई है गलती से, ठीक है, जानबूझ के नहीं गई, ठीक है, और विवाद का सही समाधान पाने के लिए यह जरूरी है, तो वह ऐसी शर्तों पर जो न्यायसंगत समझता है कोर्ट मुकदमे के किसी भी अन्य व्यक्ति को वादी के रूप में जोड़ने या फिर उसे बदलने का आदेश दे सकता है, ठीक। बस इतना सा ही रूल का सब रूल 1 था, जिसमें है कि कोई वादी है, प्लेंटिफ है, दायर किया गया या गलत व्यक्ति के नाम से दायर किया गया कोई छूट, ठीक है, और यहाँ फिर कोई ऐसा संदेह लग रहा है कि भाई गलत है या सही है कि नहीं है,
तो न्यायालय मामले के किसी भी स्टेज पर अगर उसको लगता है कि कोई व्यक्ति गुड फेथ में छूट गया है या फिर गुड फेथ में ऐड हो गया है तो वो उसको बदलने के लिए ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, सब रूल बन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा क्या कहता है, इनको सेम टू सेम वही है भाई, पढ़ लेना, मिला लेना। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है, मैंने उसी से बनवाया है ये। ठीक है, अब सब रूल 2, पक्षों को हटाना और जोड़ना। ठीक है, न्यायालय कार्रवाई के किसी भी स्टेज पर, ठीक है, दोनों में से किसी भी पक्षकार के आवेदन पर, यानी कि वादी भी कर सकता है या फिर प्रतिवादी भी कर सकता है, आवेदन पर या उनके बिना, बिना आवेदन के भी, जरूरी नहीं आवेदन करोगे तो ही, उसके बिना भी, और ऐसी शर्तों पर जो न्यायालय न्याय संगत समझता है, जो न्यायालय उचित समझता है, ऐसी शर्तों पर आदेश दे सकेगा। ठीक है, क्या आदेश देगा, गलत तरीके से जोड़े गए पक्षकार को, चाहे वह वादी हो या फिर प्रतिवादी हो, का नाम मुकदमे से हटा दिया जाए, ये ऑर्डर कर देगा। अगर कोई व्यक्ति गलती से वादी के रूप में या फिर प्रतिवादी के रूप में जोड़ा गया है तो उसको हटा देने का ऑर्डर जारी कर देगा। सेकंड क्या है कि ऐसे किसी व्यक्ति को जोड़ा जाना चाहिए था, यानी कि ऐसे जो इंपॉर्टेंट ज़रूरी व्यक्ति था उसको छोड़ दिया तुमने, जिसको जोड़ा जाना चाहिए था, चाहे वह वादी हो या फिर प्रतिवादी हो, या जिसकी उपस्थिति मुकदमे के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए या फिर निर्णय को पूर्ण करने के लिए ज़रूरी है, उसको जोड़ना। तो भाई उसको जोड़ने का ऑर्डर भी यहाँ पे सब रूल 2 में ऑर्डर कर देगा न्यायालय। ठीक है, तो ये दूसरा भी कंप्लीट होता है, इससे मैच कर लीजिएगा सेकंड वाले से। ठीक है, थर्ड है कि नाबालिग वादी के लिए नेक्स्ट फ्रेंड, ये तो पता ही होगा कि जो वाद मित्र होता है, नेक्स्ट फ्रेंड होता है, वो एक नाबालिग व्यक्ति के बिहाफ पे काम करता है। कोई भी सूट फाइल होता है तो उसमें नेक्स्ट फ्रेंड उसके बिहाफ पे काम करता है, नाबालिग व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति को वादी के रूप में जोड़ा जा रहा है, कोई व्यक्ति है उसको वादी के रूप में जोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो उस व्यक्ति की जिसको जोड़ा जा रहा है उसकी, और अगर वादी के लिए नेक्स्ट फ्रेंड को जोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो उसकी सहमति के बिना उन्हें वादी के रूप में नहीं जोड़ा जाएगा। 2 व्यक्ति हैं यहाँ पे, इनका ध्यान रखना। एक तो नॉर्मल व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को, ठीक है, जोड़ा जा रहा है वादी के रूप में, और एक है नेक्स्ट फ्रेंड को जोड़ा जा रहा है। तो दोनों व्यक्तियों को उनकी सहमति के बिना वादी के रूप में आप नहीं जोड़ोगे। जब भी उन्हें प्लेंटिफ को किसी वादी को जोड़ रहे हो या फिर किसी नेक्स्ट फ्रेंड को जोड़ रहे हो, वादी मित्र को जोड़ रहे हो, तो उनकी सहमति के बिना उन्हें पार्टी नहीं बना जाएगी, इनको जोड़ा नहीं जाएगा। सब रूल 3 कहता है। सब रूल 4 कहता है कि नए प्रतिवादी को जोड़ने पर, जब ये तो बात हो गई वादी की, ऊपर आपने कर ली वादी, अब यहाँ पे प्रतिवादी। सब रूल 4 कहता है कि यदि कोई नया प्रतिवादी जोड़ा जाता है तो जब तक न्यायालय अन्यथा निर्दिष्ट नहीं कर दे, जब तक कोई अलग से डायरेक्शन नहीं दे दे कोर्ट, वादपत्र को आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जाएगा। यानी कि जब तक कोर्ट स्पेसिफिकली मना ना कर दे कि इसमें ऐसा संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है तो तुम नहीं करोगे। और अगर कोर्ट ने ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया है, निर्दिष्ट नहीं किया, डायरेक्शन नहीं दिया है, तो वहाँ वादपत्र को आवश्यकता के अनुसार संशोधित करना पड़ेगा। और प्लेंट को संशोधित जो कॉपी होगी, जो आपने संशोधित करने के बाद जो प्लेंट बनाया होगा, उसकी एक कॉपी और समन नए प्रतिवादी को भेजा जाएगा। समन के साथ उसको भेजा जाएगा नए प्रतिवादी को, जो नया डिफेंडेंट जोड़ा गया है। और यदि न्यायालय उचित समझता है तो मूल प्रतिवादी, जो मूल डिफेंडेंट था, उसको भी भेजा जा सकेगा। ठीक है, तो 4 भी कंप्लीट। 5 कहता है कि नए प्रतिवादी के खिलाफ कार्रवाइयाँ, जो नया प्रतिवादी जोड़ा गया है उसके खिलाफ कार्रवाइयों के बारे में कि इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 21 के प्रावधानों के अधीन किसी भी नए प्रतिवादी के खिलाफ कार्रवाइयाँ तभी मानी जाएंगी जब उसे समन की तामील कर दी जाएगी। यानी कि कोई भी डिपेंडेंट के अगेंस्ट में कार्रवाई तभी स्टार्ट मानी जाएगी जब उसको एक समन की तामील हो चुकी हो, तभी माना जाएगा। ठीक, ये कंप्लीट है भाई 5 तक, 1 से लेके 5। अब है इसको इजी अपनी लैंग्वेज में कि अगर नहीं पढ़ना है पूरा तो यहाँ से सिर्फ एक लाइन रिवाइज कीजिए, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी मुकदमे में वादी के रूप में गलत व्यक्ति को जोड़ा जाता है तो न्यायालय इस गलती को सुधारने के लिए सही व्यक्ति को जोड़ने का आदेश दे सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर मुकदमे में किसी गलत व्यक्ति को प्रतिवादी वादी बनाया गया है तो न्यायालय उसे हटाकर सही व्यक्ति को शामिल कर सकता है। इसी के ऊपर तो हमारा पूरा रूल है 10, और इससे मुकदमे का सही निर्णय लिया जा सके और न्याय का प्रभावी रूप से पालन हो सके। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ ही देते हैं भाई। ठीक है,
मान लीजिए एक ज़मीन है, कोई विवाद है, मुकदमा गलत व्यक्ति के नाम से दायर हो गया है। जब असली मालिक और कोई है और न्यायालय यह पाते हुए कि ईमानदार गलती थी, यानी कि ये कोई बोनाफाइड गलती थी, सही मालिक को मुकदमे में वादी के रूप में जोड़ने का आदेश दे सकता है कि वही जो असली मालिक था वो छूट गया है और वो गलती बोनाफाइड थी, तो उसको ऐड करने के लिए कोर्ट एक ऑर्डर कर देगा। इसी तरह अगर कोई आवश्यक पक्ष था को मुकदमे में शामिल नहीं किया गया तो उसे भी जोड़ा जा सकेगा ताकि मुकदमा सही तरीके से चल सके। तो ये था एग्जाम्पल पूरे ऑर्डर 10 का। ऑर्डर 10 बात करता है हमारा गलत व्यक्ति के लिए। ऑर्डर 1 का रूल 10A, पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप देख लेना रूल 10 का। अब ये 10A है जिसमें बात की गई है कि न्यायालय की उसको संबोधित करने के लिए किसी प्लीडर से अनुरोध करने की शक्ति, यानी कि कोई पार्टी है उसके द्वारा कोई मैटर चल रहा है लेकिन उसकी तरफ से कोई प्लीडर नहीं है, कोई वकील नहीं है, तो किसी व्यक्ति से भी अनुरोध कर सकता है कोर्ट कि उसकी तरफ से हाजिर हो जाए। तो इसको समझते हैं क्या मैटर क्या कहता है। ठीक है, यदि किसी वाद या फिर कार्रवाई में विवाद का विषय पर न्यायालय को विनिश्चय या किसी हित पर प्रभाव पड़ना संभव है, न्यायालय के विनिश्चय से किसी के हित पर प्रभाव पड़ना संभव है और उस पक्षकार का जो ऐसा हित रखता हो जिसका इस प्रकार प्रभावित होना संभव है किसी प्लीडर के द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है, तो न्यायालय स्वविवेक के अनुसार प्लीडर से अनुरोध कर सकता है कि वह ऐसे व्यक्ति के हित का संबोधन करे। अब इसको अपनी लैंग्वेज में समझते हैं सिंपल सा। न्यायालय अपने विवेक से, ठीक है, यहाँ पे अपने विवेक से, ठीक है, अपने विवेक से किसी अन्य व्यक्ति से यह अनुरोध कर सकता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के इंटरेस्ट हित, जो मैटर वो लड़ रहा है केस में, जो मैटर है उसका के बारे में न्यायालय को एड्रेस करे, संबोधित करे। ठीक है, जो हित न्यायालय के ऐसे निर्णय से प्रभावित हो सकता है। यदि उसकी तरफ से कोई वकील नहीं आया तो जो उसके इंटरेस्ट हैं वो प्रभावित हो सकते हैं अगर कोर्ट ने जजमेंट दे दिया तो। ठीक है, तो ये कंडीशन ना आए इसलिए क्या कर सकता है कोर्ट, यदि वह पक्षकार जिसका वह हित है यदि उसका किसी व्यक्ति के द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है तो उस कंडीशन में कोर्ट क्या है, स्वविवेक के अनुसार ये अनुरोध कर सकता है किसी व्यक्ति से कि आप ऐसे व्यक्ति के केस को एड्रेस करें कोर्ट के सामने। तो ये हमारा रूल 10A था जिसमें किसी व्यक्ति को कोर्ट में एड्रेस करने के लिए कोर्ट बोल सकता है यदि उस पार्टी के साइड से कोई वकील नहीं होता है। तो ये इसके एग्जाम्पल है। ये अपना इजी लैंग्वेज में, अगर पूरा मैटर नहीं पढ़ना है तो इतना मैटर पढ़ के आप निकल सकते हो आगे। एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए एक पक्ष जो मुकदमे में शामिल है किसी कारणवश अदालत में अपने वकील द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। अगर न्यायालय को लगता है कि उसके फैसले से उस पक्ष के हित प्रभावित हो सकती हैं, यानी कि न्यायालय के निर्णय से उसके व्यक्ति के हित प्रभावित हो सकते हैं, तो न्यायालय एक अन्य वकील से अनुरोध कर सकता है कि वह उस पक्ष के हित के बारे में अदालत को जानकारी दे ताकि किसी भी संभावित अन्यथा से बचा जा सके। मतलब कि कोर्ट एड्रेस करने के लिए किसी और वकील से बोल सकता है कि भाई इस व्यक्ति का मैटर आप देख लो। ठीक है, तो ये हमारा 10A इसके बारे में बात करता है। अब चलते हैं 11, बहुत छोटा एक लाइन है। ठीक है, वाद का संचालन, जो मैटर चल रहा है कोर्ट का उसको किसी एक व्यक्ति के द्वारा संबोधित करने के लिए, ऐसे ही समझ लो, देखते हैं आगे क्या कहना चाहता है कि न्यायालय किसी वाद का संचालन करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप सकता है जैसे वह ठीक समझता है। अब क्या है, अपनी भाषा में समझो कि न्यायालय अपने विवेक से किसी ऐसे व्यक्ति को मुकदमे का संचालन करने की अनुमति दे सकता है जिनमें से वह उपयुक्त समझता है। क्या मतलब हुआ, किसको दे रहा है भाई। अब इसका एग्जाम्पल समझो और क्लियर हो जाएगा। यदि किसी मामले में कई पक्ष जुड़े हैं, ठीक है, कई पक्ष जुड़े हैं, तो न्यायालय यह निर्णय कर सकता है कि उनमें से कोई मुकदमे का संचालन करेगा। कई पक्षकार हैं उसमें, ठीक है, उनमें से किसी एक को संचालन करने के लिए बोल सकेगा कि सिर्फ तुम ही आना लोगों की तरफ से, मुकदमे का संचालन करेगा ताकि मुकदमे की प्रक्रिया उसको सलसाते चलती रहे और मामले का निपटारा हो सके। आया समझ में मैटर क्या था। इसमें न्यायालय अपने विवेक से किसी ऐसे व्यक्ति को मुकदमे का संचालन करने के लिए अनुमति दे सकता है जिसे वह ठीक समझता हो। ठीक, एग्जाम्पल द्वारा समझो, नहीं समझ में आया हो तो, यदि किसी मामले में कई पक्ष जुड़े हुए हैं तो न्यायालय यह निर्णय कर सकता है कि उनमें से कोई मुकदमे का संचालन करेगा। कौन मुकदमे का संचालन करेगा, ठीक है,
ताकि मुकदमे की प्रक्रिया को कुशलता से चला जा सके और मामले का निपटारा हो सके। सिंपल सा था, कुछ है नहीं इसमें। आगे देखते हैं रूल 12। इसमें क्या क्या बात कर रहा है, कई वादी हैं और कई प्रतिवादी हैं, उनमें से एक का अन्यों के लिए हाजिर होना। कई वादी हो गए, कई प्रतिवादी हो गए, उनमें से कोई एक हाजिर होना चाहता है। तो इसके बारे में ये पूरा ऑर्डर रूल है। इसको हम ना देखते हुए, इसको आप देखना, टाइम ज़्यादा ना लगते हुए हम इसलिए अपनी लैंग्वेज पर समझते हैं, आप मिला लेना, ठीक है। वादी और प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए, ठीक है, वादी का और प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व, यानी कि उनकी तरफ से कोई पेश हो रहा है। अब वो कौन होगा, यदि एक से अधिक वादी हैं, एक मैटर है उसमें एक से ज़्यादा वादी हैं, तो उनमें से कोई एक वादी या फिर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो दो लोगों को ऑथराइज कर सकता है। अन्य वादियों की ओर से ऑथराइज कौन करेगा, अन्य वादी न्यायालय में हाजिर हो सकते हैं, मुकदमे में पैरवी कर सकते हैं या मुकदमे से संबंधित कोई कार्रवाई कर सकते हैं, वह शर्तें उन्हें ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया हो उस अन्य प्रतिवादियों के द्वारा। क्या मैटर समझ में आ गया होगा, एक से ज़्यादा वादी हैं किसी मैटर में, उनमें से किसी एक वादी को या फिर अधिक वादी को ये बाकी बचे हुए वादी ऑथोराइज कर सकते हैं कि भाई तुम पूरे मैटर को संभालोगे, सभी मैटर को, जितनी भी कार्रवाई होंगी तुम संभालोगे सभी को। तो वो एक ऑथराइज कर सकता है बाकी एक या फिर दो लोगों को, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि अधिक लिखा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है, इसमें 2 पॉइंट दिए हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, इसी प्रकार से यदि एक से अधिक प्रतिवादी हैं, यहाँ पे प्लेंटिफ की बात हुई थी, यहाँ पे डिफेंडेंट की बात हो रही है कि एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है, तो उनमें से एक डिफेंडेंट को या फिर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट को अन्य प्रतिवादियों की ओर से बाकी बचे हुए जो डिफेंडेंट है वो क्या है, ऑथोराइज कर सकते हैं न्यायालय में हाजिर होने के लिए, मुकदमे की पैरवी करने के लिए और कोई अन्य बची हुई कार्रवाई करने के लिए। वह शर्तें उन्हें ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो उन बचे हुए प्रतिवादियों के द्वारा, ठीक है। सिंपल सा था, यहाँ पे डिफेंडेंट की साइड से और यहाँ पे प्लेंटिफ, एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं तो उनमें से किसी एक के द्वारा एक को या फिर एक से ज़्यादा लोगों को एक ऑथराइज परमिशन मिलेगी। सेकंड मैंने परमिशन की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है कि यह अनुमति लिखित रूप में होनी चाहिए। जो बाकी बचे हुए प्लेंटिफ, जो क्या प्लेंटिफ वाला, ये प्लेंटिफ बाकी बचे हुए एक या दो लोगों को ऑथराइज करा है कि तुम लड़ना, तो जो अथॉरिटी दी जा रही है वो लिखित में होनी चाहिए, जिस पर उस पक्ष का हस्ताक्षर होना चाहिए जो उन्हें ऑथोराइज कर रहा है, और यह लिखित अनुमति न्यायालय में दाखिल की जानी चाहिए। यही आप पढ़ोगे तो यही मैटर इनमें लिखा है, पर यहाँ पे मैंने सिंपल समझा दिया है क्योंकि ये लोग कुछ अजीब तरीके से लिखते हैं, भाई पल्ले नहीं पड़ेगा पहली बार में, इसलिए अपन टाइम बचाने के लिए मैं अपना मैटर पढ़ूंगा, आप इसको अपने बैरक से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब इसका एग्जांपल भी समझ लेते हैं कि अगर 5 लोग एक ही विवाद के वादी हैं, यहाँ पे क्या है 5 लोग हैं और एक ही सूट में वादी हैं, तो वे आपस में यह तय कर सकते हैं कि उनमें से कोई एक व्यक्ति बाकी 4 लोगों की ओर से मुकदमे को पेश होकर कार्रवाई करेगा और उनके लिए एक या लिखित अनुमति, बाकी बचे हुए हैं जो लिखित अनुमति पत्र बनाकर अदालत में द्वारा पेश करेंगे उस एक के लिए कि ये हमारा मैटर लड़ेगा पूरा। तो यहाँ पर सीधी सीधी वही बात की गई है कि कोई वादी है का मैटर है, तो वादी के साइड से अगर 4-5 लोग हैं तो उनमें से एक व्यक्ति को ऑथराइज कर दो, बाकी बचे हुए तो वो मैटर लड़ता रहेगा। और अगर डिफेंडेंट का मैटर है तो उसमें से बाकी डिफेंडेंट उनको ऑथराइज करते हैं किसी एक व्यक्ति को, या फिर एक नहीं है तो 2 को कर दें कि तुम लोग आपस में निपटा लेना, मैं ऑथराइज कर रहा हूँ पूरे मैटर के लिए। तो ये था रूल 12, ठीक है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपको उठना नहीं चाहिए, वैसे तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको समझोगे तो थोड़ा पहली बार में कठिन लग सकता है, लेकिन ये वाली अपनी ईजी लैंग्वेज आप लोग जब भी मैं बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप रिवीजन करोगे ना तो 1.5x में इसको रिवीजन करना, जल्दी रिवीजन हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्लो पढ़ते हैं अपन। और बाकी चलते हैं लास्ट अपना रूल, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर 1 का लास्ट रूल है जिसमें बात की गई है कि नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर के बारे में, यानी कि इसको तो आप खुद ही मिला लेना अपने बैरेक्ट से, अपन अपना लैंग्वेज समझते हैं कि असंयोजन नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर के आधार पर कोई भी ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं, आपत्तियाँ उठाई जा रही हैं, तो वो किस प्रकार से काम करेंगे समझते हैं। नॉन जॉइंडर या फिर मिस जॉइंडर से संबंधित सभी आपत्तियां हैं, सभी ऑब्जेक्शन शीघ्रतम अवसर पर किए जाएंगे। मतलब है कि स्टार्टिंग में ही कर देना भाई,
जब भी आपको ऐसा लगता है कि मिसजेंडर है या फिर नॉन जेंडर है, तो आपको जल्दी से जल्दी कोर्ट को बताना पड़ेगा, आपत्ति उठानी पड़ेगी कोर्ट में। सबसे पहले जैसे ही आपको पता चले आप आपत्ति उठा देना, लेट मत होना, ठीक है। और क्या है, उन सभी मामलों में जिसमें इशू फ्रेम किए जाते हैं, जिसमें इशू फ्रेम होते हैं, यह आपत्तियां इशू फ्रेमिंग के समय, इनको अंडरलाइन करके लिख लेना, ठीक है। इशू फ्रेमिंग के समय या फिर इशू फ्रेमिंग होने से पहले, इशू फ्रेम होने के बाद में नहीं चलेगा भाई, इशू हो रहे हैं फ्रेम उस टाइम या फिर इशू फ्रेम होने से पहले, ऐसा जो आपके पास जो आपत्ति उठाई गई हो, आपत्ति उठानी चाहिए आपको, जब तक कि आपत्ति का आधार पीछे पैदा ना हुआ हो। मतलब कि सबसे पहले आपको जो ऑब्जेक्शन है स्टार्टिंग में ही उठाना पड़ेगा, और अगर यह ऑब्जेक्शन समय पर सही नहीं क्या कह रहा है, अगर यह आपत्तियां समय पर नहीं उठाई गई तो इसे त्याग दिया मान लिया जाएगा, यानी कि वेव ऑफ मान लिया जाएगा कि आपने उसे त्याग दिया है। यानी कि इशू फ्रेमिंग के समय उठा लेना या फिर इशू फ्रेमिंग के पहले उठा लेना है ऐसा ऑब्जेक्शन, और इनके बाद में अगर आप उठाते हो तो यह माना जाएगा कि आपने अपना जो अधिकार है, ये मिसजेंडर नॉन जेंडर वाला जो आपने स्टार्टिंग में नहीं उठाया, तो आपका वो अब जो अधिकार है वो वेव ऑफ हो गया है। तो यही ये रूल कह रहा है, रूल 13। अब इसका एग्जांपल समझो कि यदि कोई मुकदमा चल रहा है और आपको लगता है कि मुकदमे में एक से अधिक व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए था या फिर कोई गलत व्यक्ति शामिल हो गया है, तो आपको मुकदमे जो मैटर चल रहा है कोर्ट में, आपको ये आपत्ति जल्दी से जल्दी उठानी पड़ेगी, अन्यथा बाद में इस प्रकार की आपत्ति को आप नहीं उठा पाओगे। अगर उठाते भी हो तो वो वेव ऑफ मान ली जाएगी, ठीक है। इतना मैटर समझ में आ गया होगा भाई कि ऑर्डर 1 सीपीसी का हमारा ऑर्डर 1 कंप्लीट होता है। इसमें लेके एक रूल से लेके हमने पढ़े हैं 13 रूल तक, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो इसका मैं कंप्लीट वीडियो भी डाल दूंगा 1 से लेकर 13 तक वाला, तो पूरा एक वीडियो देख लेना, आपका पूरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रूल 13 भी कंप्लीट होता है। आप सब भी नोट्स बनाओ ना, तो ये वाला मैटर लिख लेना बस, अपने रूल नंबर 13 लिखा और बाकी बचा हुआ मैटर लिख लेना। तो आपको जब भी रिवाइज़ करोगे या फिर वीडियो देख लेना भाई 1.5x पे करके, तो आपको जब भी रिवीजन करो तो कर लेना। लेकिन जब भी आप इनको याद करो ना, तो इनको हेडिंग डाल के याद कर लेना, पहले रूल में क्या है, दूसरे रूल में क्या है, तीसरे रूल में क्या है। तो जब भी रिवीजन करो तो अपने 13 रूलों का जितने भी 13 रूल हैं ऑर्डर 1 में, तो उनका रिवीजन किया और कंप्लीट करके याद हो जाएंगे ज़्यादातर, ठीक है। उनका भी बता देना कि अगर याद करने के लिए मतलब से बनाना, तो मैं वो उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, एक हेडिंग लाऊंगा। तो उनमें से सिर्फ याद करने के मतलब से जब भी एक रिवीजन मान लो 5 मिनट का, पूरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। अब मिलेंगे हम ऑर्डर 2 पे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो ये पसंद आता है तो भाई लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है भाई लिखने में, ठीक है, नहीं तो भाई हम जल्दी करा देंगे। और बाकी कोई सब्जेक्ट पढ़ना हो तो बता देना, सीपीसी के ऑर्डर ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये मेरा रिवीजन भी हो रहा है, आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।